हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको बहुत ही अच्छी हेल्प इससे मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में अब करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो अगर आप स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की 2025 के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक्स होती हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देखिए कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके, पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप बहुत दिनों तक इन न्यूज़ को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी न्यू बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। ये हर दिन हम करते हैं। जो हमने एक दिन पहले टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो ओरियोल प्ला को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट थी जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग कैटेगरीज में कौन लोग विनर्स हैं, इनके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दे दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। पहले यहाँ पर 26 जिले हुआ करते थे, लेकिन इन 3 नए जिलों के बाद आंध्र प्रदेश में अब 29 जिले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो हमारे यहाँ इसमें पोजीशन है 36। टॉप 3 देश इसमें हैं स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 था ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो रोहित शर्मा को। मेजबान देश कौन से हैं, यानी ये इवेंट कहाँ पर होगा। तो भारत और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की अनाउंसमेंट करी है। ये ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन श्रीलंका में रन कराया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन सा बन गया। तो भारत है। टॉप 3 देश कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित किया है। तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर अब भारत आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑस इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ऑस इंडेक्स का फुल फॉर्म ही होता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं। ये इवेंट हुआ है नॉर्दर्न पैसिफिक में और भारत की तरफ से कौन सी हमारी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने। तो INS सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये कैंपेन है झारखंड राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2025 में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है। तो गुजरात में। किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राय थन्ना मीकोसम नामक पहल की शुरुआत करी है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो 13 हो गई है। और संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो मणिपुर राज्य में। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मोनी। ओके, तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल किए थे और हमने बहुत ही डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आप इनकी डेप्थ में जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की हम अपनी क्लास पे आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहां पर किया है। खास बात क्या है कि ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयर सेंटर होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया, और इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। कहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ? तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बना है ये केंद्र और लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्जन इंजनों के लिए समर्पित है, जिसको आप लीप इंजन कहते हैं। इनका उपयोग एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों में किया जाता है। ठीक है, ये किसी वैश्विक इंजन मूल उपकरण निर्माता द्वारा भारत में स्थापित किया गया अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा MRO केंद्र है। ठीक है, MRO मतलब रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का हैदराबाद। ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट इंजन रिपेयर सेंटर है। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इसका नाम है, और ये कहाँ पर खुला है? तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंडिया में या ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे पहली बार होंगी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को देखते हुए चलिए हम एक बार 2025 में जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये है पंजाब। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? इसको डेवलप कर लिया है IIT बॉम्बे ने। भारत के पहले बिजली से चलने वाले यानी कि इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने। नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हो गया है? असम के गुवाहाटी शहर में। भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कर्नाटका के वेमगल में। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो 2025 में भारत में पहली बार हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है तो हम थोड़े ही क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर भारत में पहला के नाम से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लगभग 30 to 40 मिनट्स की होगी। उसमें हर चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस किया है 2025 में जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फिलहाल गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है और ये इवेंट हुआ था गोवा में? करेक्ट आंसर है जावोखिर सिंदारोव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उज़्बेकिस्तान के प्लेयर हैं ये, उज़्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई यी को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराते हुए अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। ठीक है, इनका देश ज़रूर याद रखिएगा कौन से देश से हैं ये। उज़्बेकिस्तान देश को बिलोंग करते हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीता। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? गोवा स्टेट में। ठीक है, सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसी के साथ हमने 1-2 दिन पहले अभी एक न्यूज़ करी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि 27 नंबर की इंडिया को वुमेन ग्रैंड मास्टर मिल गई हैं हाल ही में, और इनका नाम आप याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है ईशा शर्मा। ठीक है, कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? कर्नाटका से हैं। ठीक है, इसी के साथ 2-3 दिन पहले इसके भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमने पढ़ा था 26 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी थी कुछ दिनों पहले, सरयू वेलपुला। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोनों जो वुमेन ग्रैंड मास्टर्स हैं ये नवंबर मंथ में ही बनी हैं। ठीक है, और ये वरंगल से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 26 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया की बनी सरयू वेलपुला और 27 नंबर की हैं ईशा शर्मा। ओके, अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? तो कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने कि एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ? किस लिए? मिल के ये डेवलप करेंगे हैमर वेपन सिस्टम को इंडिया के अंदर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, BEL के साथ इन्होंने ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तो हैमर का पूरा नाम क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, इसका उत्पादन जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान डिफेंस मिलकर करेंगे। हैमर एक सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, जिससे कि ये राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूल है। ओके, तो फ्रांस की जो कंपनी है सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है और मिलकर अब दोनों कंपनीज हैमर वेपन सिस्टम को इंडिया में मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ओके, ऑप्शंस में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर अगर हम HSL लिख दें यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड, तो सब जानते हैं कि इसको हाल ही में मिनी रत्न का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? डेफ ओलंपिक्स में इंडिया की क्या पोजीशन रही? और ये इवेंट हुआ था टोक्यो में, हम इसमें 6ठे स्थान पर थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने यहाँ पर 9 गोल्ड जीता, 7 सिल्वर जीता है और 4 ब्रोंज मेडल जीता। इसी के साथ हमारे टोटल मेडल 20 थे और हमारी रैंक थी 6। ठीक है, भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज कौन साबित हुई? माहित संधू, जिन्होंने 2 स्वर्ण और 2 रजत सहित 4 पदक जीते हैं। ये इवेंट हुआ है जापान के टोक्यो शहर में। और यहाँ पर अगर हम मेडल टैली देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर आता है यूक्रेन। यूक्रेन के पास इन टोटल 100 मेडल्स हैं, जिसमें से 32 गोल्ड, 39 सिल्वर और 29 ब्रोंज मेडल थे। फिर इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स आते हैं, इनको 52 मेडल मिले हैं। इसके बारे में हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाली कैटेगरी कौन सी होती है। सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर आते हैं यूएस। ठीक है, और इनके पास टोटल 36 मेडल थे, जिनमें से 17 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की रैंक याद रखिएगा, भारत को 20 मेडल्स के साथ 6वां रैंक मिला है। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ? जापान के टोक्यो शहर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी मिल गई है। विच सिटी हैज़ ऑफिशियली गॉट द होस्टिंग राइट्स ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए होस्ट शहर कौन से रहने वाला है? भारत का अहमदाबाद। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। भारत को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी मिल गई है, जिसमें कि अहमदाबाद को मेज़बान शहर घोषित किया गया। यह ऐतिहासिक घोषणा ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की महासभा में की गई है। 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट करने वाला है। भारत ने पिछली बार 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेज़बानी करी थी। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंडिया का अहमदाबाद। 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो इंडिया में होने वाले हैं, अहमदाबाद शहर में। ठीक है, इसी के साथ अगले साल जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का ये 18th एडिशन होगा जो 2026 में होगा, उसको भी भारत होस्ट करेगा। ठीक है, इस साल ब्रिक्स के लिए कौन प्रेसिडेंट है? तो इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील देश के पास है। ठीक है, देखिए अलग अलग गेम्स जो अलग अलग देश में होते हैं ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। और इसी के साथ चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर 2025 की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा इवेंट हुआ है। पहला है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, ये इसका आयोजन होगा अहमदाबाद में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है दमन और द्वीप पे। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन होगा ब्राज़ील देश में। 2031 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन होगा अमेरिका में। 12वां जो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 है, इसका आयोजन हुआ है बिहार के राजगीर में। 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ है भारत में। राष्ट्रीय खेल 2027 में होंगे मेघालय देश में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के होंगे कहाँ पर? चीन में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन होगा उत्तराखंड में। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है भारत में। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है भारत में। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप को ऑर्गेनाइज किया गया था और ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल प्रतियोगिताएं हैं 2025, 26 और 27 की, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी। कहाँ पर इनॉग्रेशन इसका हुआ है? बी ऑप्शन IIT बॉम्बे में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन IIT बॉम्बे में कर दिया है। ये सुविधा क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, फोटोनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये इंडिया की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी थी जिसका इनॉग्रेशन हुआ है IIT बॉम्बे में। IIT दिल्ली के बारे में 2025 का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? IIT दिल्ली ने डिसाइड किया है कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालेंगे और कहाँ पर डालेंगे? अबू धाबी में। कौन सी जगह इन्होंने चूज़ करी ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नए MD कौन बन गए हैं प्यूमा इंडिया के लिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन रामप्रसाद श्रीधरन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यूमा इंडिया के नए MD रामप्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है और वो दिसंबर 2025 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन रामप्रसाद श्रीधरन। क्वेश्चन नंबर 8 है नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? किस कंट्री में लोकेटेड है ये हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो हाल ही में इरप्ट हुआ है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन एथियोपिया। ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक रहा ये इस वीक का।
एथियोपिया के अफार इलाके में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फटा है और ये विस्फोट 23 नवंबर 2025 को हुआ, जिससे आसमान में 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल फैल गया, जिसका प्रभाव यमन, ओमान और भारत तक में महसूस किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हैली गुब्बी वोल्केनो जो है वो 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है और ये कौन से देश में लोकेटेड है? एथियोपिया देश में। एथियोपिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? एथियोपिया COP32 को होस्ट करेगा। कब करेगा? 2027 में। ठीक है, COP31 को टर्की होस्ट करने वाला है और इस साल की बात करेंगे अगर COP30 की, तो इसको होस्ट किया है ब्राज़ील के बेलेम शहर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है 32 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंट बेस्ड ऑन लॉर्ड श्री कृष्णाज डिवाइन कॉन्च पंचजन्य। और कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समागम में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ? याद रखिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो कौन सी नेशनल कैंपेन का ये 4th एडिशन था फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर्स शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई चेतना पहल बदलाव की। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर चेंज, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? समुदाय आधारित कार्रवाई के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना, महिलाओं की सुरक्षित गतिशीलता, आर्थिक योगदान की पहचान और घरेलू कार्यों में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाया जा रहा है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नई चेतना इनिशिएटिव फॉर चेंज। याद रखिएगा ये पार्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। वैक्सीन अलायंस और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया है? तो गावी और यूनिसेफ ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद ये R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को और ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस नए समझौते के तहत R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की कीमत लगभग $4 प्रति डोज से घटाकर $2.99 कर दी जाएगी और ये लगभग 1 साल में लागू हो जाएगा। इस कमी से आने वाले वर्षों में वैक्सीन अलायंस और भागीदारी देशों के लिए लगभग $90 मिलियन की बचत होने का अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ पर किस वैक्सीन को जो है एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी जा रही है? करेक्ट आंसर है R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। आज का आखिरी प्रश्न है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? ये एक न्यूज़ सामने आई थी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी और बहुत ही दुखद न्यूज़ भी थी। तो कौन सा एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट था हमारा इंडियन एयरफोर्स का, जो कि क्रैश हो गया था ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट एट द दुबई एयर शो, जिसके बाद पायलट की ट्रेजिक डेथ हुई है? तो ये कौन सा हमारा विमान था? आंसर है तेजस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुबई एयर शो के दौरान अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शन उड़ान के समय भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का संचालन कर रहे 34 वर्षीय विंग कमांडर नमन स्याल का भी निधन हो गया इस दौरान। तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 यानी कि 4.5 पीढ़ी जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तेजस का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया गया है तथा इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट था हमारा, ये डैमेज हुआ था दुबई एयर शो के दौरान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। आई रियली होप कि आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया?
और तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि पायलट की दुखद मृत्यु हो गई। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाकर लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए, आपका कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।